हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का टॉपिक प्रभावी शैक्षिक नेता के विकास के बारे में बताएंगे। सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा के विकास, सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय, शिक्षा में नियोजन एवं संलग्नता की सफलता हेतु शैक्षिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। इसमें यह बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा के विकास के लिए, सामाजिक कार्यक्रम में समन्वय के लिए, शिक्षा में नियोजन एवं संलग्नता की सफलता हेतु शैक्षिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उन्नति, विकास, विद्यालय की प्रगति हेतु एक कुशल नेता की आवश्यकता होती है। कुशल नेता की क्यों आवश्यकता होती है? शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए, विद्यालय की प्रगति हेतु एक कुशल नेता की आवश्यकता होती है। एक शैक्षिक नेता सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता बनाए रखने, सामाजिक विशेषताओं के अनुकूल विद्यालय की व्यवस्था करने, उच्च शैक्षिक प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन अथवा प्रधानाचार्य एवं कक्षा स्तर पर अध्यापक नेता की भूमिका निभाता है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन जो होता है या प्रधानाचार्य और जो कक्षा स्तर पर जो अध्यापक होते हैं वो नेता की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो गुण नेता में होने चाहिए वही गुण शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन अथवा प्रधानाचार्य या कक्षा स्तर पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनमें होना चाहिए। ठीक है, एक शैक्षिक संस्था के उत्थान से समाज का उत्थान जुड़ा हुआ है, अतः शैक्षिक नेता का उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक जटिल एवं महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक नेता के विकास के क्षेत्र, शैक्षिक नेता के विकास के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य क्षेत्र समाहित किए जा सकते हैं। पहला है विद्यालयी क्रियाओं हेतु उद्देश्य निश्चित करना। पहला क्या है? विद्यालयी क्रियाओं हेतु उद्देश्य निश्चित करना। दूसरा है नीति निर्धारित करना। तीसरा है कार्य का निश्चय एवं प्रारूप तैयार करना। चौथा है प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। पांचवा है प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन। छठवां है शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। सातवां है शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। पहला क्या है? विद्यालयी क्रियाओं हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा है नीति निर्धारित करना। तीसरा है कार्य का निश्चय एवं प्रारूप तैयार करना। चौथा है प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। पांचवा है प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन। छठवां है शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। सातवां है शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अब हम पढ़ेंगे प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता। क्या पढ़ेंगे? प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता। कोई भी समूह अपने कार्यों का संपादन नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी समूह होता है अपने कार्यों का संपादन नेता के माध्यम से ही करना चाहता है। जिस समूह अथवा समाज का कोई नेता नहीं होता है वह समूह दिशाहीन तथा उद्देश्यहीन होता है। इसमें यह बताया गया है कि जिस समूह में या समाज में कोई नेता नहीं होता है वह समूह कैसा होता है? दिशाहीन तथा उद्देश्यहीन होता है। आवश्यकता शिक्षा का क्षेत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की रचनात्मकता तथा विकासात्मक अवस्था के मूल में शिक्षा ही होती है। आवश्यकता क्या है? शिक्षा का क्षेत्र भी, आवश्यकता शिक्षा का क्षेत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की रचनात्मक तथा विकासात्मक अवस्था के मूल में शिक्षा ही होती है। उत्तम शिक्षा तथा समाजोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था शैक्षिक नेतृत्व के अभाव में कदापि नहीं हो सकती। इसमें यह बताया गया है कि अगर शैक्षिक नेतृत्व का अभाव है तो उत्तम शिक्षा और जो समाजोपयोगी शिक्षा है उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। उत्तम शिक्षा तथा समाजोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था शैक्षिक नेतृत्व के अभाव में कदापि नहीं हो सकती। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकताओं का संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। समाज सदैव एक सी स्थिति में नहीं रहता। समाज की मान्यताओं, मूल्यों तथा धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना जाता है।
समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, व्यवस्था, शिक्षण विधि आदि में किस प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक है, इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेतृत्व को संभालने वाले व्यक्तियों को हुआ करता है। इसमें यह बताया गया है, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा के विकास में यह बताया गया है कि समाज जो है वो सदैव एक सी स्थिति में नहीं रहता। मतलब समाज क्या है, परिवर्तनशील है, वो क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। इसीलिए बोला गया है कि समाज सदैव एक सी स्थिति में नहीं रहता है। समाज की मान्यताओं, मूल्यों तथा धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना जाता है। साथ ही शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन भी करना पड़ता है। समाज के अनुरूप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, कि समाज के अकॉर्डिंग किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा शिक्षा के उद्देश्य, उसका पाठ्यक्रम, उसकी व्यवस्था, शिक्षण विधि आदि में किस प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक है, इन सभी बातों का ज्ञान शैक्षिक नेतृत्व को संभालने वाले व्यक्तियों को हुआ करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय। शैक्षिक समाजों में सभी व्यक्ति एक स्वभाव के नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। विद्यालयों में देखा जाता है कि कुछ अध्यापक कार्य के प्रति तल्लीन होते हैं, कुछ उपयोगी होते हैं तथा कुछ उन्नतिप्रद बातों का सदैव विरोध करने वाले होते हैं। कुछ अर्थोपार्जन को ही अधिक महत्व देने वाले होते हैं, तो कुछ अध्यापक अध्यापन कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। स्वभाव की दृष्टि से कुछ विनोदी होते हैं। विनोदी मतलब क्या होता है, कुछ हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, कुछ परोपकारी तथा मृदुभाषी होते हैं, तो कुछ झगड़ालू, ईर्ष्यालु तथा मितभाषी भी होते हैं। तो ये डिफरेंट बताया गया है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो शैक्षिक समाज में कैसे होते हैं, एक स्वभाव के नहीं होते हैं। इस विभिन्नता के रहते हुए भी विद्यालय के सामूहिक कार्यकलापों में सभी अध्यापकों को एक सांचे में ढालने तथा पारस्परिक एकता एवं सद्भाव को बनाए रखने के लिए किसी एक योग्य नेता की आवश्यकता होती है। मतलब शैक्षिक समाज में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, तो सभी में समन्वयता स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक योग्य नेता की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक नेतृत्व की यह अपूर्व विशेषता होती है कि व्यक्तियों की विरोधी विचारधारा के होते हुए, विरोधी विचारधारा का मतलब क्या हुआ कि सभी व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक व्यक्ति कैसा है, विनोदी स्वभाव का है, हंसमुख स्वभाव का है, एक व्यक्ति थोड़ा सा ईर्ष्यालु स्वभाव का है। तो विरोधी विचारधाराओं के होते हुए भी उन्हें एक उद्देश्य तथा एक योजना में तल्लीन रहने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित कर देता है। थर्ड पॉइंट है नियोजन, व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथा उपयोगी कार्यों के लिए योजना का निर्माण करना होता है। कार्य सफलता के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन में कोई व्यक्ति विरोध या उदासीनता न दिखाए, इसके लिए सजग रहना पड़ता है। वास्तव में इन कार्यों को उचित रूप से करने के लिए योग्य नेताओं की दक्षता, प्रवीणता तथा कुशलता की आवश्यकता होती है। नियोजन तथा व्यवस्था के कार्यों में सभी व्यक्तियों का नेता में विश्वास तथा उसके प्रति उदार की भावना होती है। कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्यों का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व छात्रों के तथा अध्यापकों के लिए अत्यंत आदर्शमय एवं प्रभावयुक्त होता है। मतलब अगर प्रधानाचार्य जो है वो सर्वगुण संपन्न होगा, मतलब उसमें सारी क्वालिटीज होंगी, तो क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो छात्रों पर भी पड़ेगा और जो वहां पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उन पर भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वे भी आदर्शमय और प्रभावयुक्त होंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, आयामों तथा नई विधियों का बड़ा महत्व होता है। शैक्षिक नेता से यह आशा की जाती है कि वह अद्यतन मतलब अपडेट शैक्षिक सामग्री से पूर्णतया परिचित रहे तथा अपने आश्रित व्यक्तियों को भी उनसे अवगत कराए। उत्तम शैक्षिक नेता अपने सहकर्मियों की शैक्षिक योग्यताओं की वृद्धि करने में रुचि लेता है। अध्यापकों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से अवकाश लेकर अनुसंधान कार्य करना तथा सभी विषयों पर उत्तमोत्तम ग्रंथ लेखन का कार्य करना वास्तव में शैक्षिक स्तर को ऊंचा करना है। पांचवा पॉइंट है सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्य आरंभिकी प्रवृत्ति का विकास। इसमें है कि किसी समूह के व्यक्ति ने पारस्परिक व्यवहारों में सामाजिकता को अपनाया, अर्थात जिन व्यवहारों को समाज में शिष्ट एवं सभ्य कहा जाता है उन्हें अपनाने का प्रयत्न करें।
कि जिन व्यवहारों को समाज में शिष्ट कहा जाता है या सभ्य कहा जाता है उन्हें अपनाने का प्रयत्न करें। इसके लिए मार्ग प्रदर्शन कुशल नेतृत्व द्वारा ही किया जा सकता है। आप कोई चीज शिष्ट है या अशिष्ट है, इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? एक कुशल नेता ही तो करेगा। समाज के नियमों में बंधकर तथा अनुशासन का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक के गुणों को निरंतर सीखना सामाजिक जागरूकता कहलाती है। समाज में क्या भला है अथवा बुरा है, इसका ज्ञान भी व्यक्ति को होना चाहिए, परंतु व्यक्ति स्वयं ही इन सभी बातों को नहीं जान सकता। इसमें यह बताया गया है कि समाज में क्या भला है और क्या बुरा है, इसको व्यक्ति क्या है स्वयं नहीं जान सकता। उसके लिए उसको एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होगी। अतएव इन सभी बातों की उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी योग्य नेता की आवश्यकता अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों में यद्यपि कार्य करने की शक्ति होती है और समय तथा अवसर मिलने पर वे उसका परिचय भी देते हैं, परंतु किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की अथवा उसमें योग्यता और हिम्मत नहीं होती है। कार्य को कैसे प्रारंभ करना है, कहाँ से शुरू करें, इसमें उसको हिम्मत नहीं होती है। तो कार्य में पहल करने तथा अन्य व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्ति में जुटाने की जो अद्भुत योग्यता है वो नेता में ही होती है। एक विद्यालय के अध्यापक पारस्परिक सद्भावनाओं में वृद्धि करने के लिए विद्यालय के अंदर गोष्ठी तथा क्लब की स्थापना करना चाहते हैं कि एक विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं वो पारस्परिक सद्भावनाओं में वृद्धि करने के लिए, कि मधुरता बनी रहे आपस में, उसमें वृद्धि करने के लिए विद्यालय के अंदर किसका आयोजन करते हैं? गोष्ठी का आयोजन करते हैं, क्लब की स्थापना करते हैं। तो छात्रों में, जिससे क्या होता है, छात्रों में नैतिकता की भावना को जागृत करने के लिए अनेक योजनाएं भी बनाते हैं। इन कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक बार विचार विमर्श करते हैं, परंतु उनका कार्यान्वयन वे तब तक नहीं कर पाते जब तक कि कोई वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ मतलब क्या होता है? जो उनसे बड़ा हो, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक अथवा स्वयं प्रधानाचार्य इन कार्यों को करने में पहल नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें संदेह नहीं है कि विद्यालय में सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिकता को अपनाने के लिए शैक्षिक नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक नेतृत्व और उसका कार्य क्षेत्र। तो किसी भी संगठन का कार्य संचालन करने के लिए नेतृत्व शक्ति की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। नेता अपनी सूझबूझ से अनेक कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। शैक्षिक नेतृत्व के प्रमुख कार्यों के संबंध में विद्वानों ने विचार किया है। रेमसेयर तथा अन्य ने ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों को 9 क्षेत्रों में गिनाया है। पहला क्या है? कार्यों के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना। दूसरा है नीति निर्धारित करना। तीसरा है कार्यों का निश्चय करना। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। पांचवा है प्रभाव का मूल्यांकन। छठवां कार्य क्या है? शिक्षा विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। सातवां कार्य है सामाजिक शैक्षिक साधनों का उपयोग करना। आठवां है समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। नवा क्या है? संबंधित तथा शैक्षिक कार्यों में सहायक व्यक्तियों से विचार विमर्श करना। उपयुक्त कार्यों का संपादन करने में ही शैक्षिक नेतृत्व शक्ति की परीक्षा होती है। शैक्षिक नेतृत्व द्वारा यदि उद्देश्यों को गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत निश्चय किया जाता है तथा उसकी उपयुक्त नीतियों को निर्धारित किया जाता है और किए जाने वाले कार्यों का नेताओं द्वारा ठीक प्रकार अवलोकन किया जाता है तो कार्य सफलता में कोई संदेह नहीं होता है। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य के उपयुक्त व्यवहार को देखकर ही समाज के व्यक्ति उस विद्यालय की उन्नति में सहायक होते हैं। इसके विपरीत प्रधानाचार्य के स्वभाव तथा व्यवहार की कटुता समाज के व्यक्तियों को कट्टर बना देती है। साथ ही इन सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय के प्रति उदासीन भी बना देता है। विद्यालय की सतत उन्नति के मूल में शैक्षिक नेता की कार्यशैली तथा उसका कुशल व्यवहार ही होता है। मतलब जो शैक्षिक नेता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक कुशल व्यवहार होना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है और समाज जो है वो उससे सीख सकें। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व द्वारा इन सभी कार्यों को करने में सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए। पहला क्या है? निर्णय लेना। पहला कार्य कौन सा है? निर्णय लेना। दूसरा है योजना बनाना। तीसरा कार्य है व्यवस्था करना, विचार विमर्श करना। चौथा कार्य कैसा है? विचार विमर्श करना। पांचवा है प्रभाव डालना। छठवां कार्य क्या है? समन्वय करना।
और 7वां कार्य कौन सा है? मूल्यांकन करना। ग्रेग तथा संपादित शैक्षिक नेतृत्व के कार्यों तथा रिमसेयर के कार्यों में अधिक भिन्नता नहीं है। व्यवस्था करने का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उचित व्यवस्था ही उत्तम अनुशासन को जन्म देती है। जैसे किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने साथी अध्यापकों के साथ किसी विशेष उत्सव को आयोजित करने में योग्यता बनाते हैं, ठीक है। और कुछ वरिष्ठ अध्यापकों को अनुशासन के प्रति सजग रहने के लिए पहले ही तैयार किया जाता है, तो संपूर्ण उत्सव एवं आयोजन में पूर्ण सफलता मिलती है तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी अपूर्व आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास, तो इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? शैक्षिक नेता के विकास के क्षेत्र पढ़े, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? शैक्षिक नेतृत्व और उसका कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेतृत्व के कार्य एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।